ओके सो हे एवरीवन, ये वाले वीडियो में मैं 4.4 लेट अस सम अप कंप्लीट करूँगी और ये होमर इलियाद का लास्ट वीडियो भी होगा। इसके बाद हम लोग इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में चले जाएंगे। सो प्लूटो इज़ बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट. He is correct in saying that Homer holds the mirror to schemy side of life: violence, horror, disgust, एंगर, लस्ट, मर्सीलेस, ब्रिचरिंग. ओके सो प्लूटो एक तरफ से करेक्ट भी है और एक तरफ से इनकरेक्ट भी है. करेक्ट इसलिए है क्योंकि हाँ, उसने एक स्कीमी साइड दिखाया था, लाइफ वायलेंस दिखाया था, हॉरर दिखाया था, डिस्गस्ट दिखाया था, एंगर, लस्ट, मर्सीलेस, ब्रिचरिंग. तो एक्चुअली प्लूटो ने हाँ एक प्लूटो ने कहा कि इसमें एक स्कीमी साइड दिखाया है होमर ने अपने इलियाद में. बट ही इज़ इनकरेक्ट टू सी नो पॉलिटिकल एथिक्स इन द पोएम. ओके, उसने ऐसा कहा था कि लाइक उसमें कोई भी पॉलिटिकल एथिक्स नहीं है. सो एक्चुअली प्लूटो का जो वर्ड्स है, एक्चुअली हम लोग इधर से देख लेते हैं. ओके सो यहाँ पे प्लूटो ने कहा है, प्लूटो हु रिजेक्टेड हॉमर्स इलियड फॉर नॉट ऑफरिंग एनी कंस्ट्रक्टिव मॉरल बाय लिमिटिंग इटसेल्फ टू द पोर्ट्रेयल ऑफ द शैडोई वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन एक्शंस. ओके, इसने कहा था कि कोई मॉरल नहीं है इस इलियड में. एक्चुअली इसने एक वर्ल्ड में एक ह्यूमन एक्शंस दिखाया है जिसमें एक शैडोई साइड ऑफ ह्यूमन एक्शन दिखाया है जिसमें सिर्फ दो पार्टी लड़ाई कर रही होती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न. सो देर इज़ नो डाउट दैट द पोएम रिफ्लेक्ट्स द ब्लडी साइड ऑफ वॉर, प्रेजेंट्स द gory details of fight and the humbling and dishonoring of the losers in the most inhuman manner. ओके, तो इसमें उसने ये भी कहा है कि लाइक जो इलियाद में उसमें इलियाद पोएम में उसमें एक ब्लडी साइड दिखाया गया है फाइट का, एंड फाइट के कंसिक्वेंस दिखाए हैं. और लाइक उसमें और भी दिखाया है कि जो लूज़र होता है उसके साथ भी एक इनह्यूमन मैनर में उसके साथ बिहेव किया जाता है. एंड इवन द महाभारता डिटेल्स गेस्ट से. ओके, महाभारता में मॉरल वगैरह प्रॉपरली दिखाया गया जो ये लैक कर रहा है. सो इसमें भी ऐसा कुछ वर्ड्स था. Okay, but this seems to be missing in the Iliad as Pluto feels the Homer does not offer any moral or political ethic and the war does not uphold any lessons for humanity. Okay, तो प्लूटो ने कहा कि लाइक कुछ भी लेसन्स फ्रॉम मतलब ह्यूमैनिटी के लिए कोई लेसन्स नहीं दिया गया है, प्लस कोई मॉरल नहीं दिया गया है जो भागवत गीता में है, पर वो इलियाद में लैक कर रहा है. तो एक्चुअली प्लूटो ने ये भी कहा था कि लाइक पॉलिटिकल एथिक्स, बट इसमें यहाँ पे इधर यहाँ पे लिखा हुआ है दैट बट ही इज़ इनकरेक्ट टू सी नो पॉलिटिकल एथिक्स इन द पोएम. तो उसने जैसे कहा था कि इसमें पॉलिटिकल एथिक्स नहीं है पर मे बी है. सो डेन हैमर सेज द epic moves us to the comprehension of a political and ethical relationship to others. ओके, सो प्लूटो कहते हैं कि इसमें एक पॉलिटिकल और एथिकल रिलेशनशिप है, और a relationship that is grounded not on the philosophic world of authority, universality, invulnerability, and transcendence, but in the Homeric world of contingency, particularity, okay, vulnerability, and immanence. ओके, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा अटकी. चलो, तो ये सब इसमें था. एंड एक्चुअली इसने कहा भी है कि लाइक जो यहाँ पे ये मर्सीलेस बिहेवियर वगैरह था और हॉरर वगैरह ये सब उसने करेक्ट कहा है, पर पॉलिटिकल एथिक्स जो उसने कहा है कि इसमें नहीं है पर है, इसमें है. जिसने डेन हैमर ने उसको एक क्लैरिटी दी है इसके वर्ड्स को ही, और उसमें इसने जो भी गलत कहा था उसको करेक्ट किया है. इन द फाइनल एनालिसिस द पोएम गिव्स अस अ रिकग्निशन ऑफ अ शेयर्ड वर्ल्ड, a recognition that arises not from outside but from within a world constituted by experience. Okay, so actually मैं इसको पूरा sum up कर देती हूँ properly. Okay,
सो इसमें है टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल एथिक्स, मॉरल फिलोसफी एंड कल्चरल नॉर्म्स। तो ये था ये यूनिट एंड ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन। लेट्स सी क्या है। वी विल डिस्कस वेदर इलियाद इज जस्ट अ नरेशन ऑफ इवेंट्स और स्कीमी साइड ऑफ ह्यूमन एक्शंस, वायलेंस, एंगर, रिवेंज एंड फ्रेजी, और इट हैज़ अ मॉरल फिलोसफी टू ऑफर। ओके, सो पहले में ही जैसे ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था तभी इन्होंने कह दिया था कि इस इलियाद इज जस्ट अ नरेशन, और इसमें वॉयलेंस, एंगर, रिवेंज और ये सब दिखाया गया है, या फिर एक मॉरल फिलोसफी वो ऑफर करना चाहते हैं। सो दिस इज़ बेस्ट अंडरस्टूड फ्रॉम बुक 24 व्हेन किंग प्रियम मीट्स एक्लेस। ओके, किंग प्रियम जब एक्लेस से मिलने के लिए गए थे बुक 24 में। आई थिंक मैंने ये बहुत बार बोल चुका है, मैंने सारे वीडियोस में बोला है प्रियम और एक्लेस की जो मीटिंग हुई थी कैसे हुई थी वगैरह वगैरह। सो ये वाला बुक 24 में हुआ था। हेक्टर हिज प्रियम सन। सो प्रियम सन जो था हेक्टर, उसको एक्लेस ने मार दिया था, एंड प्रियम उनसे उनसे मिलने के लिए गए थे एंड दे मीट। सो वी गिव expect excerpts from the last book that details the meeting between Priyam and Achilles. I'm sorry मैं इतना अटक रही हूँ, बट ओके। सो प्रियम एंड एक्लेस का जो मीट हुआ था लास्ट बुक में, वी लुक एट द मॉरल्स एंड फिलोसफिकल एथिक्स डिपिक्टेड इन द इलियाद। ओके, सो मॉरल्स और पॉलिटिकल एथिक्स के बारे में भी इसमें बताया गया है ऑब्जेक्टिव्स में। एंड देन इंट्रोडक्शन में तो एक्चुअली वही वाला पूरा लिखा हुआ था, पूरी स्टोरी। एक्चुअली मैंने पूरा पढ़ के भी सुनाया था। एक्सेरप्ट्स फ्रॉम बुक 24। हाँ, ये बुक 24 का पूरा जो सिनेरियो था वो एक्चुअली इसमें लिख के दे दिया है। इसको आप पूरा रीड कर लेना, आपको ना पूरा समझ में आ जाएगा कि बुक 24 में कैसे क्या हुआ था। बाय द वे आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि क्या हुआ था, बट इसमें डिटेल में दिया गया है, बहुत लंबा दिया गया है। लेसन्स फ्रॉम द वॉर। ओके, वॉर से हम लोग को क्या लेसन्स मिला वो है। तो एक्चुअली इसमें वही है, उसके मतलब जो प्लूटो ने कहा था, जो डिसएग्री कर रहा था एंड इलियाद से डिसएग्री कर रहा था, उसने कहा था कि कोई मॉरल नहीं है, कोई पॉलिटिकल एथिक नहीं है। तो या उसके बाद फिर उसका उसका भी अपोजिशन लोग जो थे वो भी खड़े हुए थे। एंड फिर ये केविन क्रूट भी आया था, इसका भी पूरा वर्ड्स इसमें लिखा हुआ है। एंड देन लास्ट में लेट अस सम अप। सो या दैट इज़ द थिंग। एंड देख लेते हैं कुछ और बच्चे ना जाए। ओके, अगर लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक दे दूँगी मैं बाकी सारे यूनिट्स का। एंड अगर आपको लाइन बाय लाइन जानना है ना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरा लाइन बाय लाइन रीड करके बता दूँगी। ओके, क्या क्या ख़त्म कर चुके थे। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंस पेरिस ऑफ ट्रॉय एलॉप्स विथ हेलेन। ओके, इसीलिए लड़ाई शुरू हुई थी। द वाइफ ऑफ किंग मेनेलस, द यंगर ब्रदर ऑफ ग्रेट किंग एग्निमेनन। इन ऑर्डर टू रिगेन देयर ऑनर द ग्रीक गो टू वॉर with the Trojans led by Agamemnon, Menelaus and Achilles the great warriors। ओके, लड़ने के लिए एग्नेमेनन जो किंग थे एंड मेनेलस जो एक और किंग थे और एग्नेमेनन के भाई थे एंड एक्लेस जो एक ग्रेट वॉरियर है। देयर इज़ अ फीलिंग आउट बिटवीन एग्नेमेनन एंड एक्लेस ओवर स्लेव गर्ल की वजह से एग्नेमेनन और एक्लेस में लड़ाई हो गई थी एंड स्लेव गर्ल को एक्लेस को वापस देना पड़ गया था। हेंस एक्लेस रिफ्यूज टू फाइट, उसने फिर लड़ाई करने से मना कर दिया था। एंड द ग्रीक स्टार्ट लूजिंग द वॉर, ग्रीक्स लड़ाई से हारने लगे थे बिकॉज एक्लेस जो था वो कमांडर था और वो ही चला गया था, तो ऑफकोर्स कोई लड़ना नहीं चाह रहा था, प्लस लड़ना चाह भी रहा था तो वो हारने जैसा हो गया था। एक्लेस फ्रेंड पेट्रिकुलस इज किल्ड बाय हेक्टर। पेट्रिकुलस जा चुका था। पेट्रिकुलस एक्चुअली एक्लेस के बदले गया था और हेक्टर ने उसको मार दिया था, जो उसका एक्लेस का बहुत अच्छा दोस्त था। इन रिटेलेशन एक्लेस किल्स हेक्टर एंड ड्रग्स हिज बॉडी ऑल ओवर द बैटल फील्ड। ओके, सो उसको जब गुस्सा आया था एक्लेस को तो उसने हेक्टर को मार के पूरी बॉडी को उसने पूरे बैटल फील्ड में घुमाया था। वॉर इज़ गोइंग ऑन द बैकग्राउंड में वॉर चल ही रहा था। व्हाट डज अ डिपिक्शन सेइंग अबाउट वॉर, द रीजंस फॉर बैटल एंड द outcomes। In the Iliad, we realize that the Trojan War is actually a case of purchased ego and honors। Okay, ego and honors से related है, like पूरा Trojan War जो भी हुआ था वो
एक्चुअली हुआ ही था ईगो और ये सब के चलते, तो आई थिंक वो वही सब पोर्ट्रे करना चाह रहे थे ऑथर. द टू नेशंस और रिपब्लिक्स go to war over the elopement of Helen and Paris. It is the ethos of bravery, the age of valor, but was this valor be utilized for regaining lost honor alone? How such would such a motivation for battle leave a lot of collateral damage? The answer is yes. As we realize that half the action of the Iliad are directed by the elopement of Helen and Paris, the demand for return from the sender crisis, a slave girl, and a part of the war booty. The outcome of the battle again is clear, as Hector the Trojan has a clear indication of the impending death in the battle, while Achilles and the Greek emerge vic- uh, victorious. Okay. सो आई थिंक ग्रीक्स जीत गई, बिकॉज ऑफ कोर्स हेक्टर चला गया था, लड़ाई वगैरह बंद भी हो गया था. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई थिंक आपको को ना ये वाला पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. इधर एंड और ये बहुत ईजी था, एंड मे बी आप लोग रीड करके अच्छे से समझ सकते हो. एंड अगर आपको लाइन बाय लाइन अगर समझना है तो लेट मी नो, मैं उस वाले यूनिट का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूँगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर. सो या, डू सब्सक्राइब.